हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का विष्णु लर्निंग पोर्टल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यह है हमारा वीडियो नंबर 21 और जो चैप्टर 2 अपना चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसका है वीडियो नंबर 5। ओके, तो अब तक हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर चुके थे और उसके 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। केवल 2 क्वेश्चन बचे थे उसके, तो पहले वो देखते हैं। इसके बाद अपन जो एक्सरसाइज 2.3 है उसकी थ्योरी के ऊपर चलेंगे। देखो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेट ए इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड। एक सेट दिया हुआ ए जिसमें 3 एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, एक सेट दिया हुआ बी जिसमें 2 एलिमेंट है 1,2। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इसने बोला है ए से बी में टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं। मैंने आपको बताया था ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें देखना होगा ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो उसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे मुझे बताओ। अगर इसमें 3 है तो बी में 2 है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 3 गुणा 2 यानी कि 6 एलिमेंट आने वाले। और अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं तो ए से बी में बनने वाले रिलेशंस कितने होंगे, मैक्सिमम रिलेशन कितने होंगे। ए क्रॉस बी के मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट्स की संख्या निकालते हैं अपन। अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर 6। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 6। तो इसको करते हैं अपन। क्या लिखा हुआ देखो, इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए बराबर कितना है 3 और बी में कितना हो गया 2। ठीक है, ये तो हमको दिया हुआ है, इसलिए ए क्रॉस बी जब मैं करूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट गुणा बी के एलिमेंट। और इसके हैं 3, इसके हैं 2, तो इसके कितने हो गए टोटल 6 एलिमेंट। यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 6। ये हमको पता चल गया। इसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी बराबर क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये चीज़ हमको पता है। अगर ए से बी में वो रिलेशन पूछ रहा है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो वो किसके बराबर होता है कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया है इसके मैक्सिमम कितने सबसेट बन सकते हैं। देखो हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि मैं वहाँ पे बनाऊँ कि x,1 x,2 y,1 y,2, ये हमें नहीं बनाना, हमें उससे काम ही नहीं है। हमें पूछा क्या इसने कि रिलेशंस कितने बन सकते हैं ए क्रॉस बी में, तो उसके लिए हमें नंबर जरूरी था कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे 6, ये हमारे निकालना जरूरी था, इसलिए हमने केवल ये निकाला है यहाँ पे। ठीक है, अब मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। आपको ये चीज पता है कि अगर किसी भी सेट में अगर 5 एलिमेंट होते हैं तो उसके मैक्सिमम सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 5। 10 होते हैं तो 2 की पावर 10 और n होते हैं तो 2 की पावर n। ये एक जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब इसमें 6 हैं अगर, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 6। तो इसका बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6, जो कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 8 और 8 इंटू 8 64। तो इसका आंसर कितना हो गया 64। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर बराबर क्या दिया हुआ है ए कोमा बी। ए और बी दोनों जेड में बिलोंग करते हैं, जेड यानी इंटीजर हैं दोनों, और ए माइनस बी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो हमें ऐसे ए और बी ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और दोनों ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इंटीजर होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ए और बी अगर दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, कोई भी 2 नंबर लिए मैंने ए और बी, जो दोनों क्या है इंटीजर हैं, अगर मैं उनका अंतर देखता हूं, कोई भी ऐसे 2 ए और बी, यहां पे मैं लेता हूं ए, यहां लेता हूं मैं बी, इनका मैं डिफरेंस देखूं तो हमेशा वो मुझे इंटीजर ही मिलेगा। कोई भी 2 इंटीजर ले लो और उनका बीच का अंतर देखो, वो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो, कुछ भी आ सकता है, लेकिन होगा तो वो इंटीजर ही। तो इसका मतलब ए और बी की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, बस वो होनी क्या चाहिए आपकी, इंटीजर। तो यहाँ पे ए और बी का मैं मान क्या क्या रख सकता हूँ, अनंत मान होंगे ऐसे, ए और बी के ऐसी इनफाइनेट वैल्यूज में रख सकता हूँ जिसमें उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर। और वो इनफाइनेट वैल्यू कौन सी है, ए में भी आप जितने भी जेड में एलिमेंट आते हैं वो सब रख सकते हो, और बी में भी आप जितने भी एलिमेंट जेड में आते हैं वो सब रख सकते हो। तो ए और बी यानी कि जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कौन से बनेंगे,
अनंत बनेंगे। कोई सा भी ए और बी ले लो, कोई सा भी इंटीजर ले लो, ए की जगह कोई सा भी इंटीजर ले सकते हो, बी की जगह भी कोई सा इंटीजर ले सकते हो। इसने पूछा क्या है, डोमेन और रेंज। डोमेन यानी सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसके सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज यानी सारे के सारे सेकंड एलिमेंट। अब देखो किस टाइप के पेयर बनेंगे, जैसे मान लो मैंने लिया 1,3, इनका डिफरेंस बताओ क्या है। अगर a माइनस बी कर रहा है तो 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2। अब आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे मैंने ले लिया 3,1 तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। मैंने ले लिया 4,8 तो क्या हो गया 4 माइनस 8 बराबर माइनस का 4। आप कुछ भी लेते जाओ, यानी कि यहाँ पे जो भी आप नंबर लोगे ना वो सारे के सारे जेड वाले कुछ भी ले सकते हो। सेम यहाँ पे भी आप कुछ भी रख सकते हो। तो आपका डोमेन भी क्या होगा, पूरा का पूरा जेड, और आपका जो रेंज है वो भी क्या होगी, पूरी की पूरी जेड। तो आपका डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि जेड, और रेंज बराबर भी क्या होगा जेड। क्योंकि ए और बी आप कुछ भी रखो, उन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आने वाला है, एक इंटीजर ही आने वाला है, बशर्ते ए और बी दोनों क्या होनी चाहिए, आपके जेड में से आनी चाहिए, यानी कि वो खुद इंटीजर होनी चाहिए। और जब दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस आप देखोगे तो वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपकी एक्सरसाइज 2.2 पूरी फिनिश होती है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक, जो क्या है देखो फंक्शंस के बारे में बताया गया। जो आपने एक्सरसाइज जो आपने चैप्टर 2 स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक स्पेशल, जब एक स्पेशल फॉर्मेट निकल के आया तो वो क्या बना आपके लिए, एक रिलेशन बना। ठीक है, अब रिलेशन में भी एक कंडीशन लग जाएगी तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, फंक्शन बन जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपकी 2.1 थी, आपके फिर फंक्शन रिलेशन थी, आप रिलेशन के ऊपर थी आपकी एक्सरसाइज 2.2, और फंक्शन के ऊपर आएगी आपकी एक्सरसाइज 2.3। हाँ, तो अब अपन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसका टॉपिक है आपका फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन होता क्या पहले मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए मैंने पीछे बहुत कुछ लिख रखा है, उसको फिलहाल छोड़िए, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए आप। फंक्शन क्या होता है, देखो आपको रिलेशन बताया था मैंने। रिलेशन में क्या होता था, आपके फर्स्ट सेट से सेकंड सेट में आपको एक रिलेशन बताया होता है कि जैसे मान लो कि दिया हुआ है आपको कि y बराबर x प्लस 2, ये आपको दे दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको y ऐसे वाले, आपको x की वैल्यू एक रखनी है और y की वैल्यू निकालने के लिए उसमें प्लस 2 करना है, तो वो आपका उससे रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लो आप इसके अंदर फिलहाल कुछ मत देखो, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ केवल उसी को देखना, बाकी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करना। ठीक है, आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक जो रिलेशन होता है वही रिलेशन फंक्शन में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब अगर मान लो मैं एक सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन बना रहा हूँ और बनाते वक्त मैंने लास्ट में देखा कि मेरे ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबका रिलेशन बन गया हो। यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, सेट ए के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट आ रहे हो सबका रिलेशन बन गया हो, एक भी एलिमेंट छूटा नहीं हो, पहली चीज। दूसरी चीज, सबका जो रिलेशन बनेगा इसका इस सर जो पेयरिंग होगी वो पेयरिंग क्या होनी चाहिए, हर एलिमेंट की केवल और केवल एक ही पेयरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक का रिलेशन एक से ज्यादा के साथ हो। ठीक है ना, एक का रिलेशन एक से ज्यादा के साथ में नहीं होना चाहिए। अगर हर एलिमेंट का रिलेशन बन जाए और सबका केवल और केवल एक एलिमेंट के, सबका केवल और केवल एक आपका रिलेशन बने, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, देखो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहली चीज तो देखो, जैसे ए का रिलेशन मान लो अली के साथ मैंने बनाया, तो अली को ए की क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, और ए को अली की क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, अली को क्या बोलेंगे, ए की इमेज, और ए को क्या बोलेंगे, अली की प्री इमेज। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। तो अली तो क्या हो जाएगा, ए का प्रतिबिंब, और ए क्या हो जाएगा, अली का पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। अब जो मैंने आपको बोला था वही इसके डेफिनेशन के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि इसमें एक्स्ट्रा 5 मिनट अपनी खराब ना हो। तो क्या लिखा, देखो एक रिलेशन एफ है फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन। यहां तक को पढ़ा, देखो एक रिलेशन है ना जिसको हम एफ से दिखाते हैं, एक रिलेशन है, वही आपका फंक्शन में कब कन्वर्ट हो जाता है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है ना, हर अवयव, इसका पहले वाले सेट का हर अवयव की केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए
दूसरे वाले सेट में। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे एग्जाम्पल इसकी बात करूँ, पहले वाले की बात करूँ, मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल कर रखा है, 1 2 3 4 5। फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ए का अली के साथ बना, बी का भानु, सी चंद्रा, डी देव, माने वो 4 मैंने बनाए। तो जब मैं इसको आपको रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए कोमा अली, बी कोमा भानु, सी कोमा चंद्रा और डी कोमा देव, ये 4 आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब अगर मैं इस रिलेशन आर की बात करूं, अगर मान लो मैं इसको लिख ही देता हूं, जैसे मान लो इस पहले वाले के लिए मान लो मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, ए कोमा अली, बी कोमा भानु, फिर सी कोमा चंद्रा और लास्ट डी कोमा देव। ठीक है, मान लो मैंने ये 4 लिख दिए। इन 4 को लिखने के बाद अगर मैं बोलूँ अब इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होता था, डोमेन जितने भी रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता था। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से, ए बी सी डी। ठीक है, तो इन चारों को मिला के जब मैं लिखूंगा तो वो क्या होगा, इसका डोमेन। तो जब मैं फंक्शन की बात करता हूं तो फंक्शन में मैंने बोला था एक भी अवयव यहाँ का छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब इसके डोमेन में आपके सारे के सारे अवयव आ जाने चाहिए। तो अगर मैं इसको ए बोलूं और इस सेट को नाम बी दूं तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए, एक रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए उसका डोमेन क्या होना चाहिए, उसका डोमेन ए हो जाना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी जो आपके अलग अलग जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिखे हैं, जैसे इसमें 4 लिखे हैं, अगर मान लो ए का रिलेशन ही भानु के साथ भी होता तो यहाँ पे ए कोमा अली और उसके बाद में क्या लिखा होता, ए कोमा भानु भी लिखा होता। अगर यहाँ पे ए कोमा भानु भी लिखा होता तो जो मैंने अभी आपको बोला कि हर अवयव का केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, क्या वो सही होता, फिर वो नहीं होता। एक ही इमेज में अली भी आ गया और एक ही इमेज में भानु भी आ गया, तो क्या ये रिलेशन फिर फंक्शन बनता, ये रिलेशन फंक्शन नहीं बनता। ठीक है ना, एक रिलेशन को फंक्शन में बनने के लिए 2 कंडीशन है जो मस्ट है, वो होनी ही चाहिए। क्या चीज़, एक चीज़ तो इसमें से एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और दूसरी चीज़ इस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनकी सेट बी के अंदर केवल और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। तो इसका मतलब पहली चीज़ तो मैंने आपको क्या बताई कि डोमेन जो है आपका, जब मैं रिलेशन आर का डोमेन लिखूं तो वो मुझे पूरा का पूरा सेट ए मिल जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिखे हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कभी भी एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। वो रिपीट तभी होगा ना जब उसकी इमेज एक से ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे मान लो भानु के साथ रिलेशन नहीं होता तो क्या ए रिपीट हो रहा था, कहीं पे नहीं हो रहा था, लेकिन भानु के साथ रिलेशन अगर मैं बनाता हूँ तो ए रिपीट होगा, और जब भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया इसका मतलब वो रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो सेकंड मैंने ये लिखा है, देखो कि डोमेन ऑफ एफ यानी फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, शुड बी ए यानी मैंने लिखा था सेट ए से सेट बी में मैं रिलेशन बना रहा हूं तो आपका डोमेन क्या बन जाएगा, सेट ए। ठीक है, एंड नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम एलिमेंट, यानी कि कोई भी 2 अलग अलग जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि इन 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर में आपके फर्स्ट एलिमेंट सेम अगर हो गए हैं तो अब ये फंक्शन नहीं बनेगा, अब ये रिलेशन ही रहेगा। ठीक है ना, तो रिलेशन को फंक्शन में बनने के लिए दो कंडीशन मैंने आपको बताई है, वो मस्ट है, वो होनी ही चाहिए। ठीक है, और लिखते कैसे, देखो एक बात ध्यान रखना, जब अपन अब तक रिलेशन पढ़ रहे थे तो कैसे लिखते थे, जैसे एक्स कोमा वाई इस फॉर्म में लिखते थे, तो इसको हम लोग एक्स लिखते थे, इसको हम लोग वाई लिखते थे। यहाँ पे केवल इतना ही फर्क है कि जो वाई लिखा है ना, इसी वाई को अपन एफ एक्स के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y को fx के रूप में लिखेंगे, और fx के रूप में लिखने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है y बराबर क्या लिखेंगे अपन, fx। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करूँ, मैं पहले वाले एग्जांपल की बात करूँ तो देखो क्या होगा, y बराबर fx। अब fx का मतलब क्या हो गया, x की अलग अलग वैल्यू रखो तो मुझे y मिलेगा। अब x की वैल्यू जैसे मान लो मैंने a रखी तो एफ ए बराबर क्या हो गया, अली। समझ में आया। वैसे एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, भानु। एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, चंद्रा। और एफ डी बराबर क्या हो जाएगा, देव। यानी एक्स के अंदर तो क्या रखेंगे हम, पहले वाले सेट के एलिमेंट, उससे मुझे वाई क्या मिलेगा कि उसका किसके साथ में पेयरिंग हो रही है। समझ में आया। अब मैंने यहाँ 5 एग्जाम्पल लिखे, आप लोग सोचना कि इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं और कौन कौन से नहीं है। अपन एक एक को देखते हैं। देखो
पहला वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया कि 4 हैं, चारों के बन रहे हैं, पहली चीज, और सबका इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक, इसकी भी एक, यानी कि ये फंक्शन होगा। ओके, सेकंड वाले की बात करें, बताओ ए बी सी डी चारों का बन रहा है, एक भी खाली रह रहा है क्या? कोई भी खाली नहीं है। इसकी एक इमेज बन रही है, बी वाले की एक इमेज बन रही है, सी वाले की एक इमेज बन रही है, डी वाले की एक इमेज बन रही है, इसका मतलब ये भी फंक्शन होगा। ध्यान रखना, इस तरफ के सेट में यानी कि सेट ए से सेट बी में अगर मैं एक रिलेशन बना रहा हूं तो सेट बी में कोई एलिमेंट खाली रह सकता है, लेकिन सेट ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। समझ में? अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ तो 4 खाली रह गया, तो 4 रह सकता है, लेकिन इस तरफ के ए बी सी डी में से एक भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो देखो, पहली चीज़ तो एक भी खाली नहीं है। दूसरी बात, क्या कोई एक भी अवयव ऐसा आपको दिख रहा है जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो? इन 2 अवयवों की एक इमेज बन रही है, लेकिन इधर एक की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना? इन 2 की एक बन सकती है, लेकिन इस एक की 2 नहीं बननी चाहिए। समझ में आया? ये 2 अलग अलग हैं जिनकी एक इमेज बन रही है। अगर मान लो मैं इसको जब इसका रिलेशन लिखूंगा, आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? A,1, B,2, C,2, D,3, ये लिखोगे। तो देखो, आप जब इसका डोमेन निकालोगे तो आपको ABCD मिल जाएगा। और दूसरी चीज, इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर जो 4 मैंने बोले, उनमें कहीं पे भी फर्स्ट एलिमेंट है ऐसा जो रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा। इस वाले की बात करो, देखो 4 है, चारों का बन रहा है, ओके, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन में क्या है? एक का किसी का भी एक से ज्यादा रिलेशन नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, ए का 1 टाइम हो रहा है, बी का भी 1 टाइम, सी का भी 1 टाइम, डी का भी 1 टाइम, यानी कि ये भी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? ये भी फंक्शन होगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। चारों के चारों का बन रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबका एक के साथ ही बन रहा है ना? क्या एक से ज्यादा के साथ बन रहा है? नहीं बन रहा। ध्यान रखना, इस 2 का 4 के साथ बन रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन इधर वाले जो अवयव है सेट ए के अंदर जो है आपके, अगर इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या होना चाहिए? पेयरिंग केवल और केवल किसी एक के साथ होनी चाहिए। अब जैसे मान लो इसका मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखो, मैं इसके लिए यहां लिख रहा हूं फिलहाल। कैसे लिखूंगा? ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 2 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 2 के साथ और डी का 2 के साथ लिख दिया मैंने। अब मुझे पता, पहली चीज तो क्या कि आपको डोमेन के रूप में पूरा का पूरा सेट ए मिल जाना चाहिए। तो देखो, मिल रहा है क्या? ए बी सी डी ही तो है, तो पूरा डोमेन मिल गया आपको। ओके, सेकंड कंडीशन क्या थी? कि फर्स्ट एलिमेंट कहीं पे भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कहीं रिपीट हो रहा है? देखो, ए बी सी डी कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। इधर आ जाओ, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ, लेकिन ई यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं हो रही है। और मैंने बताया था कि जब आप इसको उसमें लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखोगे सारे के सारे, तो आपका डोमेन बनना चाहिए। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं मिलाऊं तो डोमेन के रूप में आपका सेट ए बन जाना चाहिए। क्या इस बार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि ई कहीं पे भी नहीं आएगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। लास्ट, 1 -1 दोनों का 1 के साथ है, 2 - 2 दोनों का 4 के साथ है, 3 - 3 दोनों का 9 के साथ है, और 4 - 4 सबका 16 के साथ है, इन दोनों का। तो मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके अंदर 8 एलिमेंट है, 8 का बन रहा है। ओके, पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड में क्या था कि यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, वो तो अपन ने देख लिया। सेकंड में था कि यहाँ के किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा बार पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या किसी की एक से ज़्यादा बार पेयरिंग हो रही है? नहीं हो रही, सबकी एक एक बार हो रही है। इधर वाले सबकी 2-2 बार से 2 जगह से इनके पास में रिलेशन आ रहा है, लेकिन इधर वालों का सबका केवल और केवल एक एक बारी पेयरिंग हो रही है, इसलिए ये क्या होगा? फंक्शन होगा। इसी को अगर आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिखो तो देखो क्या होगा। तो इसको अब अपन देखो एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं। देखो क्या होगा। देखो 1 का किसके साथ बन रहा है? 1 के साथ में, -1 का 1 के साथ में, ओके, 2 का 4 के साथ में, -2 का 4 के साथ में, 3 का 9 के साथ में, -3 का 9 के साथ में, 4 का 16 के साथ में, और -4 का 16 के साथ में। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन। अब क्या ये फंक्शन है? चेक करते हैं। इसका डोमेन क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा सेट ए।
अगर इसको मैं ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा सेट ए। तो देखो 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4, ये 8 एलिमेंट आ गए। इधर देखा मैंने, इधर भी ये 8 थे, कोई भी एलिमेंट बचा क्या, नहीं बचा, यानी कि इसका जो डोमेन है वो मुझे पूरा का पूरा सेट ए ही मिल गया। तो ये वाली कंडीशन अपनी फुलफिल होगी। ओके, सेकंड क्या थी, सेकंड ये थी कि इसमें कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो ये 1 है, कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, -1 नहीं हो रहा, 2 -2 3 -3 4 -4, सारे के सारे अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी अपनी फुलफिल। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। तो जब भी कोई रिलेशन फंक्शन बनेगा तो इसी के बराबर हम इसको f के बराबर कर देंगे इसको, ठीक है ना। फिर r लिखने की जरूरत नहीं, ये फंक्शन बन गया आपका। जब ये रिलेशन था तो r लिखा था, फंक्शन है तो ये हटके क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए जिसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो पहला है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि तत्समक फलन। आइडेंटिटी नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, सिंपल सा है, जैसा y बराबर अपन fx लिखते हैं और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, x के ही बराबर होगी, यानी कि जो आप x की वैल्यू दोगे वही इस फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी। जैसे कि मान लो आपको बोला गया कि f1 निकालो, यानी x की वैल्यू 1 है तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 1। आपको बोला गया f2 निकालो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2। जब y बराबर x है तो मैं अगर x की जगह 1 रखूंगा तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगी, y की वैल्यू अगर x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो y की वैल्यू भी आपको 2 मिलेगी। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ किस टाइप का होगा, देखो अब मुझे बताओ, जब जो मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ वही मुझे y की वैल्यू मिल रही है तो पॉइंट्स कैसे आएंगे, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 0 करी तो y की वैल्यू भी 0, यहाँ पे पॉइंट होगा। 1 रखूंगा तो 1 यहाँ पे होगा, 2 पे 2 ये यहाँ पे होगा, 3 पे 3 ये यहाँ पे होगा। इस तरीके से देखो ये ऐसे चलता जाएगा, ये 3 पे 3 हो जाएगा, मान लो ये 4 पे 4 हो जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। सेम नीचे -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3 नीचे आता जाएगा। तो ये क्या होगा, एक ऐसी तिरछी लाइन बनेगी। तो ये किसका ग्राफ होगा, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन नाम से पता चल रहा है y बराबर fx बराबर x, y बराबर x रखना है, वही मतलब जो आपने x का मान माना है वही आपका y का मान बन जाएगा। सेकंड है आपका कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि अचर फलन। इसमें क्या होगा, आपको जैसे दिया हुआ है y बराबर fx बराबर एक कांस्टेंट दे दिया जाएगा, यानी कि जैसे मान लो कि c, कांस्टेंट को अपन लोग जनरली c से दिखाते हैं। इसमें क्या होगा, आप x का मान कुछ भी रखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y का मान तो फिक्स हो गया, कितना होगा, c होगा। जैसे सपोज करो आपको दे दिया गया एक फंक्शन कि fx बराबर 5, ठीक है, ये दे दिया। इसका मतलब है अब आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, मुझे तो y का मान हर बार क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, जैसे मान लो ये x एक्सिस होगी, ये आपकी y एक्सिस होगी, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, मान लो ये यहाँ पे 5 है। तो अब मैं x का मान कुछ भी रखता जाऊँ, मुझे x का मान 0 रखूँगा तो भी 5 मिलने वाला है, 1 रखूँगा तो भी 5 मिलने वाला है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे एक लाइन बन गई सीधी, ये चलती जाएगी लाइन। आप y का मान कुछ भी रखो, x का मान आप कुछ भी रखो, आपको y का मान हमेशा क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये जैसे मान लो यहाँ पे y बराबर ये ना देके ये दिया होता कि fx बराबर आपको दिया मतलब -3, तो इसका मतलब क्या होता, ये -1 ये -2 ये -3, तो यहाँ पे लाइन बन जाती है इस बार, समझ में आया। तो ये क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनेगी, या तो ऊपर या नीचे, ठीक है ना। ऊपर कब होगा, जब ये एक पॉजिटिव वैल्यू दी होगी, और जब नेगेटिव वैल्यू दी होगी तो कहाँ पे बनेगा, नीचे की ओर। नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि बहुपदीय फलन। देखो नाम से पता चल रहा है बहुपदीय, यानी जिसमें x की घात कितनी भी हो सकती है, x की घात 2 हो 3 हो 4 हो। जैसे मान लो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे ना, जैसे fx बराबर आपको दिया हुआ है x³ + 3x² माइनस का 5, ये दे दिया मान लो, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, हमेशा y के बराबर। एक दे दिया आपको मान लो fx बराबर 4x² माइनस का 5x³ प्लस का 5x + 9। तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके बहुपदीय फलन। इसका कोई निश्चित ग्राफ नहीं है कि मैं यहाँ पे बना दूं, वो तो आपको x की अलग अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी अलग अलग फंक्शन के हिसाब से। इसका ग्राफ अलग बनेगा, कुछ इसका ग्राफ अलग बनेगा। तो ये एक कांस्टेंट टाइप का ग्राफ नहीं होगा। जैसे अब से पहले के 2 केस मैंने आपको बताए, उनका ग्राफ पहले से फिक्स है कि कैसा ग्राफ बनने वाला है, लेकिन इसका ग्राफ कभी भी फिक्स नहीं होगा, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका परिमेय फलन। नाम से पता चला परिमेय संख्या कौन सी होती थी, जिनको हम लोग
P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे। वैसे ही परिमेय फलन क्या होगा, जिसको हम दो फलनों के अनुपात के रूप में लिख सके। बस नीचे वाला नंबर जैसे P/Q में Q 0 नहीं होना चाहिए था, वैसे यहाँ पे नीचे वाला फलन जैसे मैंने ऊपर fx लिखा है, नीचे gx लिखा है, तो इसमें gx क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो परिमेय फलन क्या होगा, ऐसा फलन जिसको हम लोग fx/gx के रूप में लिख सकें। इस रूप में आने वाले फलनों को हम क्या बोलेंगे, परिमेय फलन। नेक्स्ट है आपका मापांक फलन, जिसको बोलते हैं अपन मॉड्यूलस फंक्शन। देखो एक फंक्शन है कोई भी f, जो एक रियल नंबर का फंक्शन है, r से r में दिया हुआ है, उसको किस टाइप में दिखाते हैं अपन, fx बराबर मोड x। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, मोड का साइन बोलते हैं। मोड मतलब इसके अंदर आने वाली हर संख्या अपना आप ही क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। कैसे कि जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू रखी 5, तब तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो fx की वैल्यू, इसकी y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5। ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला कि 5 का मोड, इसका आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। लेकिन मैंने बोल दिया -5 का मोड क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस और फिर ये संख्या माइनस का 5, तो -5 मिलके क्या बन जाएगा, प्लस का 5। तो इसलिए इस फंक्शन को कैसे दिखाया जाता है, देखो कि जब भी x का मान अगर आपका 0 या 0 से ज़्यादा हो, जैसे देखो यहाँ पे ज़्यादा था, तो हमें क्या करना है, fx बराबर डायरेक्ट x ही लिख देना है। और अगर इसका मान 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, तो क्या करना है हमको, माइनस का x कर देना है, माइनस का x। समझ में आया? इसको x बोलूँ, जब इसका मान देखो ये क्या है, यहाँ पे जो 5 है वो आपको 0 से बड़ा है, तो इस केस में ये ऊपर वाला केस हो गया, तो इस केस में मैंने क्या करा, डायरेक्ट x ही रख दिया, यानी कि डायरेक्ट 5 ही रख दिया। इस केस में क्या था आपका, जो -5 था वो 0 से छोटा था, तो 0 से छोटे वाले केस में क्या करना है, मुझे -x करना है। तो माइनस और x का मतलब माइनस का 5, तो माइनस -5 माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस। तो ये क्या हो गया, प्लस का 5। तो मॉड्यूलस फंक्शन कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। इसमें आप जो भी वैल्यू, जो पहला वाला आपने फंक्शन पढ़ा था, सबसे फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था, उसमें क्या था, देखो अपना fx बराबर x आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, उसमें क्या था अपना, उसमें हम लोग जो वैल्यू रख लेते वही वैल्यू मुझे मिल रही थी। जैसे मान लो मैंने रखा x बराबर 7 रखा, तो मुझे वैल्यू क्या मिलती थी, 7। लेकिन जब मैंने x बराबर -7 करा, तो मुझे क्या वैल्यू मिलती थी, -7। यहाँ पे क्या होगा, जब 7 करोगे तो 7 मिलेगा, लेकिन -7 करोगे तो भी मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 7। तो इसके ग्राफ में उसके ग्राफ में क्या फ़र्क आएगा, देखो जो पॉजिटिव था वो तो सेम रहने वाला है, बस नेगेटिव में वो क्या हुआ था, नीचे गया था। इस बार नेगेटिव में क्या होगा, x की वैल्यू जब मैं माइनस भी रखूंगा तो भी मुझे y की वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है, प्लस ही मिलने वाली है। इसलिए ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये बनेगा किसका ग्राफ, आपका मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ। कैसे हुआ, जैसे समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो मैंने x की जगह रखा -2, तो -2 यहाँ होगा। ठीक है, और मान लो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने x की जगह मान लो रखा -2, तो -2 रखने पे क्या होगा, -2 रखने पे इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, माइनस का x, यानी कि माइनस का -2, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस का 2। और +2 कहाँ होता है, ऊपर, इसलिए इसमें हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, बजाय कि नीचे की ओर जाने के। नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन, यानी कि चिन्ह फलन। देखो इसको क्या होता है, ये फंक्शन किस लिए काम में आता है, ये फंक्शन ऐसे सीन में काम आता है, जैसे मान लो कहीं पे आपको बोला गया है कि सपोज करो कोई भी एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है मान लो, ठीक है, उसमें क्या बोला गया, जब भी आपकी हाई वोल्टेज आ रही है, मतलब जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा आ रही है, तो आपको एक रेड कलर की लाइट जलानी है। ठीक है, अब वो चाहे कितनी भी लाइट हो सकती है, हो सकता है कि आपको 40 एम्पियर की लाइट चाहिए और वहाँ पे आ रही है 60 या 50 या 70, लेकिन वो हर बार क्या चलाएंगे, रेड कलर की लाइट ही जलाएंगे। ठीक है, और जब बोला गया लो वोल्टेज आए तो आपको ग्रीन कलर की लाइट जलानी है। अब वो लो में बोला नहीं है कि इतने पे ये जलानी है, इतने पे ये जलानी है, हर बार आपको ग्रीन ही जलानी है। और जब मुझे जितनी परफेक्ट चाहिए अगर वो आती है तो मुझे येलो कलर की लाइट जलानी है। ये 3 चीज़ उसने अलग अलग बोल दी। परफेक्ट में आपको ये लाइट जलानी है, अगर हाई आए तो आपको ये वाली लाइट जलानी है, और लो आए तो आपको ये वाली लाइट जलानी है। मतलब 3 चीज़ें काम आएंगी आपके। तो उसी टाइप की रियल लाइफ में आने वाली चीज़ों को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्नम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे क्या होगा, इसमें आपको बोल दिया गया कि जब भी x की वैल्यू 0 है तो मुझे y की वैल्यू क्या चाहिए, y बराबर fx बराबर मुझे 0 ही चाहिए। अगर x का मान 0 से ऊपर कुछ भी हो, लेकिन मुझे फिर y की वैल्यू क्या चाहिए, केवल 1 चाहिए, और 0 से छोटा हो तो -1 चाहिए। तो ग्राफ भी कैसा बनेगा, देखो 0 पे तो 0 मिल गया आपको, ओके।
अब 0 से बड़ा जब भी आया तो हर बार आपको क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। y का मान हमेशा क्या मिलेगा, x का मान कितना ही बढ़ते जाओ आपको y का मान हमेशा क्या मिलेगा, फिक्स 1 ही मिलेगा। ये चलता जाएगा आगे की ओर। वैसे जब माइनस की ओर जाओगे आप, x में माइनस के मान की ओर जाओगे तो y का मान हमेशा क्या मिलेगा, x में जब 0 से छोटा जाओगे तो y का मान आपको क्या मिल रहा है हमेशा, -1। तो ये ग्राफ कहाँ पाएगा, नीचे की ओर। तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, 0 पे रहेगा यहाँ। ये मैंने देखो यहाँ पे जो मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया जिसको बीच में से खाली छोड़ा है, वो क्यों छोड़ा है कि ये लाइन यहाँ पे टच नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जब y का मान 0 है वो तो कब आ रहा है, जब x का मान 0 था। x के मान 0 पे y का मान 1 नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक ऐसा सर्कल बनाया है जो कि आपको दिखे कि यहाँ पे मैंने y का मान 1 नहीं लिया है, ये लाइन यहाँ पे टच नहीं हो रही है। उसी तरीके से नीचे भी ये लाइन टच नहीं हो रही है, ये लाइन इस लाइन के जस्ट आगे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। लास्ट फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन। इसको कैसे दिखाते हैं, y बराबर fx और ये बड़ा ब्रैकेट लगता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर आपको x का कोई भी मान दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया मान लो 2.37, ये आपको x बराबर दे दिया और आप बोला जाए कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि y की वैल्यू निकालो, fx बराबर ये निकालो, तो क्या होगा 2.37, दोनों तरफ क्या लग गया, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसमें y जो है वो इसमें से कौन सी वैल्यू लेता है, इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो लेता है। मुझे बताओ 2.37 में एक इंटीजर वैल्यू क्या है सबसे बड़ी, अगर मैं इसको लिखूं बाइफरकेट करके तो 2 + 0.37 लिख सकता हूँ, 2 + 0.37। तो मुझे इसमें से 0.37 को हटा देना है, बचा हुआ जो 2 है वो ही इसका आंसर हो जाएगा। तो जो 1 से छोटी वैल्यू अगर कुछ आ रही है तो उसको हटा देना और बचा हुआ जो नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो जैसे मान लो फिर मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा 5.48, अब इसका मुझे निकालना है तो ये क्या होगा, 5 + 0.48, 0.48 हट जाएगा, आपके आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब माइनस की ओर चलते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा माइनस का 1.12, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, देखो ये बात ध्यान रखना, जो पॉइंट वाला पोर्शन बनाना है ये आपको प्लस में ही बनाना है, ये माइनस में नहीं बनाना, ये आपको प्लस में ही बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 - 2 प्लस का 0.88, -2 प्लस का 0.88। तो देखो ये क्या बन गया आपका -2, इसको हटा देना, आंसर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। अब आगे से आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आगे से आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से तोड़ना नहीं है, आपको केवल देखना है कि इसकी वैल्यू क्या लिखी, 2.37, तो इसमें इंटीजर वैल्यू क्या है, 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। ये थोड़ी ना करना अपन को कि इस तरीके से करना है फिर इसमें से इसको हटाना है, ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट इसमें से क्या करना है, 0.37 को हटा दिया, बचा हुआ आंसर आपका 2। अगर मान लो इसकी वैल्यू इतनी भी है 5.99999, इतनी बड़ी वैल्यू भी दी हुई है तो भी इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका 5। ठीक है ना। उसी तरीके से मान लो आपको दिया हुआ माइनस का 6.00000001, अब इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -7। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, -6 से थोड़ा सा छोटा नंबर है, -6 से थोड़ा सा छोटा नंबर है। अब थोड़ा छोटा नहीं चलेगा, फिर जस्ट नीचे वाला इंटीजर आएगा, और वो जस्ट नीचे वाला इंटीजर कौन सा है इसका, -7। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पूरी थ्योरी खत्म होती है। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें। ओके, बाय, टेक केयर।